कार्यक्रम में अपनी बात शुरू करते हुए सबसे पहले इस कोरथा की जमीन पर मैं अपने वैचारिक पुरखे, जिन्हें दुनिया बिहार लेनिन कहती है, बहुत सारे लोग उन्हें भारत का लेनिन भी कहते हैं, वंचितों शोषितों के हिमायती समाजवादी आंदोलन के मजबूत आधार स्तंभ और अपने विचारों से कभी भी समझौता न करने वाले अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद को मैं सबसे पहले याद करते हुए उन्हें क्रांतिकारी सलाम करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि उनकी ऊर्जा, उनकी दिशा आज भी इस जगह से निकलकर पूरे देश को समता आंदोलन, न्याय आंदोलन के लिए एक दिशा दिखाने का काम कर रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है और मैं इस पल बहुत भावुक और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिनका नाम अब तक हमने किताबों में पढ़ा, जिनके बारे में बहुत सारी किताबों में जाना, उनके जीवन के संघर्षों और लिखे हुए बोले हुए विचारों से अपने सामाजिक न्याय की समझदारी की दिशा बनाई, आज मैं उनकी शहादत की मिट्टी, उनके कार्य क्षेत्र, उनके संघर्ष के क्षेत्र में खड़ा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी जरूरी आज से तकरीबन 50 साल पहले वो लड़ाई थी, आज तकरीबन 50 साल से ज्यादा हो गया जगदेव बाबू को यहां से रुखसत किए, लेकिन 50 साल बाद मैं ये मानता हूं कि जितना जरूरी जगदेव बाबू लड़ाई लड़ रहे थे, उससे ज्यादा बड़ी और उससे ज्यादा जरूरी लड़ाई हमारे दौर में लड़ने की जरूरत है, क्योंकि आज की ताकतें उससे ज्यादा जुल्मकारी हैं। और इसलिए हम एक संकल्प लेते हैं और आज के इस आयोजन को एक संकल्प की तरह लेते हैं कि न तो जगदेव बाबू के समय वो लड़ाई आसान थी और न आज है। तो जब हमसे कठिन लड़ाई लड़ करके हमारी पिछली पीढ़ी के पुरखे कुर्बान हुए और उन्होंने हमारे लिए वो जमीन तैयार की जिस पर हम खड़े हैं, तो क्यों ना हम भी संकल्प लें कि तमाम तरह के जोखिमों को उठाते हुए भी, जालिम तानाशाह हुकूमतों से टकराते हुए भी और तमाम तरह से निजी क्षति को उठाते हुए भी हम सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को जिंदा रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को मशाल की तरफ सौंप के जाएंगे। इस बात का भी आज मैं यह संकल्प लेना चाहिए। और यह संकल्प इसलिए भी जरूरी है कि आज जिस कार्यक्रम में समता आंदोलन, समता की लड़ाई आज भी अधूरी है। अभी मैं आया तो मुझे सुनील जी ने यह किताब भेंट की और इस किताब में पलटते हुए मुझे वही पन्ना खुला जिस दिन इसमें लिखा भी हुआ है कि कैसे जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं। पेज नंबर 58 पर लालू जी की एक जीवनी है जो उन्होंने बोल के लिखवाई है, लेकिन मैं की शैली मुझे जगदेव प्रसाद जी की स्मृतियां याद आती हैं, जिन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता था। जगदेव बाबू कोई कम्युनिस्ट नहीं थे, उन्होंने गरीबों और पिछड़े दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई और ब्राह्मणवाद को खारिज रखा। वह लोहिया के कट्टर समर्थक थे और संसदीय लोकतंत्र में यकीन रखते थे। वह गरीबों और दलितों को शोषणकारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खारिज करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने मध्य बिहार में जमींदारों के खिलाफ उत्पीड़ित वर्गों को एकजुट करने में अग्रिम भूमिका निभाई, लेकिन सामंती बलों ने 1974 में जहानाबाद जिले के कुर्था में उन्हें मार डाला। और इसके बाद आगे वो अपनी बात को कहते हुए कि कैसे शिक्षा की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई को जगदेव बाबू आखिरी सांस तक लड़ते रहे। मैं इस बात को सुन करके और याद करते हुए फिर से सोच रहा हूं कि जिस समय वो 1974 की तारीख, जब किसान आंदोलन की अगुवाई करते हुए जगदेव बाबू उस वक्त के कुछ साजिश करने वाले षड्यंत्रकारियों की साजिश के शिकार हुए थे। आप कल्पना करिए कि जिसके बारे में अब तक हम पढ़ते थे कि अभावों में जिए लेकिन खुददारी से कभी समझौता नहीं किया।
जिस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, विचारों में उनसे भी मतभेद रखने में पीछे नहीं हटे। अलग हट करके अपनी राह बनानी हुई तो भी बनाई। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि वो कुर्बानी जो किसान आंदोलन और सामाजिक न्याय की कुर्बानी, वो क्या जाया हो रही है? आज अगर हम पूछते हैं, और मैं इस तरह के जब भी किसी बौद्धिक संगोष्ठी में, चूंकि आप जब यहां पर हैं, इस वक्त अपना जीवन का सबसे जरूरी कीमती समय आपने कई घंटे से निकाल करके यहां बैठना चुना है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां बैठा एक एक शख्स सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से बहुत गंभीर है और वो इस कार्यक्रम के इस आयोजन की गंभीरता को समझता है। तो क्यों न यहां से एक बहस के एक नए आगाज को सोचा जाए कि 50 साल पहले बाबू जगदेव प्रसाद जिस कुर्बानी को दे के गए, आज वो लड़ाई कहां खड़ी है, आज हम कितना आगे बढ़ पाए, और केवल हम अपने एक पुरखे को याद कर रहे हैं। क्योंकि ये अप्रैल का महीना, अभी कॉमरेड महानंद जी ने बहुत शानदार तरीके से याद दिलाया, और इसमें और जोड़ते चले जाए तो इसी अप्रैल के महीने में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की भी जयंती पड़ती है, 14 अप्रैल को बाबा साहब की, 13 अप्रैल को बीपी मंडल का शहादत दिवस, एक तरह से उनका स्मृति दिवस, और उसके बाद संघर्षों का पूरा महीना। ऐसे वक्त में जब हम याद करते हैं 50 साल पुराना, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, उत्तर भारत में उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम बहुत ही मजबूती से, मैंने चूंकि अभी किताब लिखी है जाति जनगणना वाली, तो उसमें मैंने कोशिश की है कि एक संकेत में ही सही, लेकिन पिछले 100 साल के उत्तर भारत के इतिहास को, संघर्षों के इतिहास को एक जगह रखा जाए। तो 1933 में जो त्रिवेणी संघ बनता है, उसकी बुनियाद पड़ती है, जिसका एक मुकाम मैं जगदेव बाबू के वैचारिक आंदोलन में देखता हूं। अगर त्रिवेणी संघ शाहबाद इलाके में दुखियन का दुख दूर करने के लिए बना न होता, तो वो जमीन तैयार न होती जो वंचितों, शोषितों, कमेरा 90% लोगों की बात करती थी। पिछले 100 साल के इतिहास थी, और 3 जातियों के नेता अगर थे, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, तो वो अपनी जातियों को गोलबंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके पहले मैंने किताब में बताया है, मैंने जाति जनगणना वाली किताब 1881 से लेकर के 1901, 1911, 1921 और 1931 तक जितनी अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराई, उस जाति जनगणना से जितने आंकड़े जातियों को पता चले, उसने पूरे भारत में सामाजिक रूप से जातियों को गोलबंद किया। और 1930 तक आते आते उत्तर भारत में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय गोप क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय कोयरी क्षत्रिय महासभा, मैंने आंकड़े दे करके बताए, और वो जातियां कह रही थी कि हमारी आबादी इतनी, हम मेहनतकश जातियां, हम किसान जातियां, तो हमें सत्ता संसाधन में हिस्सेदारी क्यों नहीं? तो जातियों की गोलबंदी जाति जनगणना से जुड़ी हुई है। जाति जनगणना ये बताती है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतने हिस्सा नहीं मिल रहा है। लेकिन त्रिवेणी संघ ने उन जातियों को जमात में तब्दील करके आहिर, कुर्मी, कोयरी का संगठन नहीं बनाया, उसने 90% बहुजनों का एक बहुत बड़ा वैचारिक संगठन बनाया, जो बुनियाद रचता है ताकि कोई बाद में कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल पैदा हो। तो ये बिहार के सामाजिक न्याय की आंदोलन की एक सदी की लड़ाई है, और इसलिए मैं गंभीर श्रोता समूह के सामने ये गुजारिश करते हुए कह रहा हूं कि आज 2025-26 में बिहार और पूरा देश कहां खड़ा है। और हम चाहते थे इस कार्यक्रम में, चूंकि वैसे भी बहुत विलंब हो गया, बहुत लंबी तकरीर करने का कोई बहुत मतलब नहीं है। हम ये जानते हैं कि त्रिवेणी संघ से लेकर अर्जन संघ या कर्पूरी ठाकुर से लेकर के जगदेव बाबू और बीपी मंडल की लड़ाई, इस पर घंटों बात की जा सकती है। हम भी बोल सकते हैं, और आप लोगों में से भी बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कई बार तो मुझे लगता है कि ऐसे गोष्ठियों में हमारी जितनी उम्र नहीं, उतनी उम्र जिन लोगों ने संघर्षों में खपा दी, वो यहां बैठे होते हैं। तो उनके सामने हम क्या सूरज को दीपक दिखाना। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि हम
जागे हुए लोगों के सामने जगाने के लिए इतिहास का पुनर्पाठ करें। इतिहास केवल यह सबक देता है कि अगर त्रिवेणी संघ की लड़ाई आसान रही होती तो त्रिवेणी संघ बहुजन एकता बनाने में कामयाब हो गया होता। आसान लड़ाई तब भी नहीं थी जब त्रिवेणी संघ के ऊपर भी हमला हुआ। आसान लड़ाई तब भी नहीं थी जब अर्जक संघ बनाकर, या 1940, 1950, 1960 में कोई आरएल चंदापुरी काम कर रहे हैं तो कोई बैकवर्ड क्लासेस लीग बन रहा है। आसान लड़ाई तब भी नहीं, उनको भी जातिवादी कहा जाता था। और शहीद जगदेव बाबू की धरती पर खड़ा होकर के तो यह महसूस कर सकते हैं, आसान लड़ाई जगदेव बाबू की भी नहीं थी। कितने स्तर पर जगदेव बाबू लड़ रहे थे। अब की सावन भादों में, गोरी कलैया कादों में, इसको कई ढंग, अलग अलग ढंग से भी व्याख्यायित किया जा सकता है इस नारे को भी। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। क्या ये नारे खत्म हो गए? क्या इन नारों ने अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत खत्म कर दी? कहां गए वो नारे जो आज भारत को सबसे ज्यादा जग की जरूरत है? 100 में 90 शोषित है। इसी बिहार में जब समसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60 नारा लगा, तो बिहार के पास वो बौद्धिक क्षमता थी, बिहार के पास वो संघर्ष की क्षमता थी कि वो उसे एक राजनीतिक वैचारिक दिशा देकर के कहता है कि 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा। नहीं। और वो क्या नारा अपना अर्थ खो गया, अपनी गर्माहट खो गया है। मैं आज यहां खड़े होकर के आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, और आप भी मुझे यकीन दिलाइए अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर लड़ाई उस वक्त भी आसान नहीं थी, बावजूद उसके हमारे पुरखे लड़ गए, तो आज क्या मुश्किल लड़ाई मान करके हम घर बैठ जाएंगे, या उससे दुगनी ताकत से फिर से संगठित होकर के और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे मुकाम तक पहुंचाएंगे? इसका संकल्प लेने का आज का दिन। कोई कर्पूरी ठाकुर जब आरक्षण लागू करके गाली खा रहे थे तो क्या वो आसान लड़ाई थी? वो तो मुख्यमंत्री बन गए थे। जगदेव बाबू इतने बड़े इलाके में लोकप्रिय हो गए, फिर भी साजिश से हम उन्हें बचा नहीं पाए, हमारे लोग उन्हें बचा नहीं पाए। बीपी मंडल मुख्यमंत्री बनने के बाद अपमान सहते हैं कि शूद्र मुख्यमंत्री बना तो गंगा में आग नहीं लगेगी, तो क्या होगा? आसान लड़ाई किसी की भी नहीं थी और किसी दौर में नहीं थी। इसलिए यह मान लेना कि आज लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई है, मैं इस बात से कहीं कतई इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, हम जानते हैं लड़ाई मुश्किल हुई। कांग्रेस महानंद जी बैठे हुए हैं, जिस इलाके से आप चुनाव लड़े, सुबोध जी, रिंकू जी, पूरी सामाजिक न्याय आंदोलन की टीम, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता, जब चुनाव का वक्त आया, अपनी जेब से खर्च करके, अपना समय लगा करके पूरे बिहार में हमने भी घूमने का काम किया कि बिहार को बचाने का चुनाव है। चुनाव होता है और रिजल्ट आया, किसी और की सरकार बन गई। जिसकी सरकार बनी उसका जश्न गांव में कहीं मना ही नहीं। यानी आप, जनता आपके साथ नहीं खड़ी थी, व्यवस्था आपके साथ खड़ी थी, और व्यवस्था ने आपको हुकूमत दे दी, और उसका इसीलिए बिहार के लोगों ने कोई खुशी नहीं मनाई। वो उनके ही बहुत सारे नेता खुश नहीं थे। इतना सीट तो हम नहीं सोचे थे जितना दिलवा दिए दिल्ली वाले। सोचे थे क्या वो? हम भी कि घूमे महीना महीना, और उसके पहले जाने कितने महीने से पूरे बिहार के कोने कोने में हमने सामाजिक न्याय सम्मेलन किया। हमने कर्पूरी जगदेव मंडल के फॉर्मूले पर बिहार को फिर से एकजुट करने का काम किया। हमने गांव गांव लोगों को जगाया और यही अपील की कि अपनी जाति को देखोगे तो 2026 में भी मुख्यमंत्री जो नए बने हैं उनकी जाति देखकर खुश हो जाओगे, लेकिन उनकी जाति को बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत से जोड़ पाओगे क्या? हम यहां पर खड़े हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि जाति ने जमात की बात करनी थी, और कहीं हम वहां चूक गए क्या? कल को यादव लोग खुश हो जाए कि मोहन यादव मुख्यमंत्री तो है ही, भले ही संघर्ष बीजेपी से, तो आप भी खुश हो जाओगे हमारे मुख्यमंत्री यहां हो गए। फिर बीजेपी क्या करेगी? हर जाति का एक एक एमएलए, एक एक विधायक, एक एक मंत्री, एक एक मुख्यमंत्री, एक एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। प्रधानमंत्री तो फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट वाला ही बनेगा। होना चाहिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट, केवल नागपुर वाला, नागपुर वाली सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए।
तब भले कोई नाम में मोहन यादव लगा हो, मुख्यमंत्री बन जाओगे। अरे 14% मध्य प्रदेश में आरक्षण है और सर वहां 14 को बढ़ा के 27% किया और मध्य प्रदेश में नारा लगा मोहन यादव वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। कहां गई हिंदू एकता? और ये जो यूजीसी कानून आया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आया, रोहित वेमुला पाल तड़वी दर्शन सोलंकी 118% SC ST OBC के साथ जातिगत भेदभाव कैंपस के भीतर बढ़ गया था। रोज हॉस्टल में अपमान, रोज मास्टर नंबर करते रहा था, रोज NSS लेटरल एंट्री और नौकरी में नियुक्ति में धांधली, और कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी का एक रेगुलेशन बनाओ, उसके बाद सड़क पर उतर गए और जो कल तक हिंदू हृदय सम्राट था वो तेली बन गया। समझ पाए? गुजरात से एक आदमी जब चला तो उसने अपनी जाति बनाई थी मैं ओबीसी, और अभी कल ही की बात है, शायद कल ही वो हारे हैं ना संसद में, कल ही वोटिंग हुई है ना 17 को, हाँ आज 19 है, तो 19, हाँ कल तो रोए थे आके लाइव 8:30 बजे, हारे तो परसों थे। महिला विरोधी है ये विपक्षी गठबंधन। बोल कौन रहा है जो अपने घर में एक महिला को सम्मान नहीं दे पाए? हम ये कहना चाहते हैं कि वो बीजेपी और आरएसएस महिला का सम्मान सिखाएगी जिसका पूरा चरित्र ही मनवादी है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैं नाम लेना शुरू करूं तो कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर चिन्मयानंद तक जाते आते सबकी भौहें टेढ़ी हो जाएंगी। कितना चालाकी और धूर्तता! परिसीमन करने का बिल महिला आरक्षण का कपड़ा पहनाकर, साड़ी पहनाकर लाया गया, केवल भारत के संविधान को खोखला करने के लिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पूरे विपक्षी दल ने कम से कम एकजुटता दिखाई कि उन्होंने उस बिल पर उनको धाराशाही कर दिया। लेकिन जानते हैं वो बिल क्यों आया? क्योंकि यूजीसी वाला आंदोलन कमजोर हो जाए, कोर्ट से रुकवा दिया। उसने सीखा कैसे? 65% आरक्षण बिहार में जाति जनगणना से बढ़वाया और कोर्ट से रुकवा दिया। न तेल लगा न हल्दी और रंग चोखा हो गया। भाई आरएसएस नागपुर वाला कभी इस देश के SC ST OBC को आरक्षण नहीं देना चाहता, नौकरी नहीं देना चाहता, कोई अधिकार नहीं देना चाहता, इसलिए अब वो सीधे लाठी नहीं चलाता है, अब वो कोर्ट में अपना आदमी बैठा करके सुप्रीम कोर्ट से आपके खिलाफ फरमान दिलाता है। और यूजीसी में भी उसने यही किया, लेटरल एंट्री में यही करवा रहा, और चुनाव आयोग के लिए तो उसको दिखता ही नहीं। इसलिए मैं केवल निवेदन करके जा रहा हूं, बहुत लंबी तकरीर का वक्त नहीं है। माना कि हम 2025 में बिहार बचाने की लड़ाई हार गए, 25 से 30 फिर से नीतीश जिसे नारा लगाया होगा वो आदमी रोया कि नहीं रोया। और हम तब भी कह के गए थे ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हम तब केवल इसलिए आते थे कि बिहार को दंगाइयों के हाथ में जाने से बचाया जाए। हम ये भी जानते थे कि चोर दरवाजे से वो आ चुके हैं और वो बिहार को अपने कब्जे में लेकर के अभी धर्म का दिवस मनाया, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में तलवार बांट रहे थे। बताओ बिहार वालों गलत तो नहीं कर रहा? गांव गांव रैली निकली थी उनके, और गांव गांव में जाकर के वो दंगे का माहौल बनाते, हिंदू मुस्लिम करते, हिंदू खतरे में है, जागो हिंदू जागो। और गरीब बिहारी अब जाग के हिंदू धर्म बचा रहा है, जो अपना बिहार नहीं बचा पाया, जो अपने मुख्यमंत्री को 5 साल नहीं बचा पाया, जिसके चेहरे पर वोट दिया था। इसका मतलब क्या है? येन केन प्रकारेण वो हुकूमत पर बने रहने का रास्ता खोज रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को गिरवी रख लिया, उन्होंने हर तरह से गिरवी कर लिया। चुनाव आयोग जैसे लग रहा है बीजेपी के प्रचार कर रही है, और न्यायपालिका में कोई न्याय मिलने की उम्मीद दिख रही है क्या? उसके बाद मीडिया दिन रात उन्हीं के पक्ष में खड़ा है। जो पार्टी 2014 में 700 करोड़ रुपए की थी, आज 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति रखी हुई है। उस पार्टी को आप कहां से हरा पाइएगा? आज जितना पैसा विपक्षी दलों को मिला कर नहीं है, उसका 2-3 गुना पैसा घोषित तौर पर उनके पास है। अघोषित तो पूछिए ही मत। पूरा देश बेच करके जिन पूंजीपतियों को दिया है, उनका पैसा किसका पैसा है? मीडिया आपके हाथ में नहीं, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं, आपके लोग नहीं, विश्वविद्यालयों में आपकी कुलपति नहीं, प्रोफेसर नहीं, और उसके बाद चुनाव आयोग, ईडी सब संस्थानिक संस्थाओं को कब्जे में कर लिया। संविधान बचा कहां? 14 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने
पूरे 403 विधानसभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बनवाना, और प्रतिमा बनी हुई है तो चबूतरा बनवाना, चबूतरा बना हुआ है तो उसमें छतरी लगवाना, इसके लिए पैसा खर्च कर रही थी। 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली के तख्त पर बैठा जिल्ल इलाही बाबा साहब की प्रतिमा जो बहुत ऊंची बनवाया है, उसके सामने फूल और माला पहनाकर अपना भाषण फिर से सोशल मीडिया पर डाल रहा था कि अगर बाबा साहब और उनका संविधान न होता तो चाय वाले का बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। लेकिन अगले दिन ही 15 अप्रैल को मीटिंग करके तय हो रहा था कि 16 अप्रैल को जो संविधान को खोखला करने का बिल ले आना है उसको कैसे पास करवाया जाए। यह है बाबा साहब का उनका विचार। दिल में गोट से गोलवलकर हैदराबाद और जबान पे फूले अम्बेडकर पेरिया, क्योंकि वोट लेना और हमारे लोगों को नादान बना दिया। मूर्ति बनवा दो, ये दलित पिछड़े वोट दे देंगे। हम ये आपसे निवेदन करने आए हैं, अब लड़ाई विचारों के आर पार की लड़नी होगी। हमसे गलतियां हुई हैं, हमने अपनी जाति की संख्या देख करके, मजबूती देख करके बाकी अपने सहयोगी जाति वालों को कहीं भी गलत हुआ तो मौका चूके नहीं गलत कर दिया, और अगर कोई गलत कर रहा था तो उसको रोक नहीं पाए। भाई गलती तो हमसे हुई है ना, और इसका फायदा बीजेपी और आरएसएस ने उठाया। इसीलिए मैं जगदेव बाबू को अपना वैचारिक नायक क्यों कहता हूं, क्योंकि वो कुशवाहा के नेता नहीं थे। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो इस देश के वंचितों, शोषितों, गरीबों, मजलूमों के वैचारिक नायक थे, और वो हमको रास्ता दिखा रहे कि जाति नहीं जमात में तब्दील होंगे तभी हम बचेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने और इस समता अधिकार सम्मेलन में आपके बीच में आए। लड़ाई बहुत बारीक हो गई है, अब सामने से वो लाठी लेकर नहीं आएंगे। हमारे आपके घर के वो देखेंगे कि कौन 10,000 रुपया में वोट देगा, कौन 2 सीसी में दे देगा। भले यहां पर बैन हो, हर जगह मिलता है, और बिहार में तो लोग कहते हैं होम डिलीवरी भी होता है। सबको पता है कि कौन किस चीज में बिकेगा, कौन कुर्सी के नाम पर बिक जाएगा। मैंने पिछले दिनों बिहार में एक भाषण दिया, और मैंने किसी जाति पर टिप्पणी नहीं की। मेरे उत्तर प्रदेश के मौर्य साहब के सैनिक कुशवाहा नाराज हो गए कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तब ये इनको नहीं दुख हुआ, और ये बताइए हमारे ही कुशवाहा समाज के मुख्यमंत्री बने हैं तो इनको दर्द है। क्यों दर्द है भाई? आप अपनी जाति के बनाए हैं तो खुश रहिए। मैं बस सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर विचारधारा पर नहीं खड़े होंगे तो क्या वो आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ जाकर आपके लिए एक कलम चला सकते हैं क्या? वो वही कलम चलाएंगे जहां आरएसएस और बीजेपी कहेगा, जहां नागपुर का संगठन कहेगा। फिर वो आपकी जाति के हैं इस बात से खुश हो गए। कुछ यादव लोग इस बात से खुश हो जाए कि मोहन यादव उनकी जाति के। तो बीजेपी ने तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला निकाला, हर जाति का एक एक मंत्री, विधायक, सांसद बना ही रही। और बिहार वालों आपसे ऐसा फॉर्मूला कहां चला? कोई हनुमान बना था, कोई कुछ बना था, हर जाति का। और अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। और मैं आपके यहां आकर के ऊर्जा लेता हूं और ये सबक लेता हूं कि जो गलती बिहार से हुई अगर वही उत्तर प्रदेश से भी हो गई तो सामाजिक न्याय के आंदोलन के एक युग का अंत हो जाएगा। दोबारा कोई जगदेव मंडल और कर्पूरी कब आएगा इसका इंतजार करने में कितनी पीढ़ियां खत्म होगी हमें नहीं पता। ये आखिरी मोर्चे पर है और आज भी लड़ाई हम हार चुके हैं, इस अफसोस के साथ कि क्यों न हम कलम और किताब के जरिए एक बार फिर से मुट्ठी बांधें, एक बार फिर से अपनी गलती को कबूल करें कि हमने जाति में अपने को बस बांटा, फायदा किसी और का हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे एनिलेशन ऑफ कास्ट, और हम एम्पावरमेंट ऑफ कास्ट करने लगे। डॉक्टर रामानंद ये कहते थे जाति तोड़ो जमात जोड़ो। हमने जाति तोड़ने की बजाय जाति और मजबूत हो गई, तो फिर पैसा में बार्गेनिंग होती है। आइए इस वैचारिक कार्यक्रम से एक संकल्प लेकर जाएं कि हम आगे अपने वैचारिक महापुरुषों की जीवनी को, उनके किताबों को, उनकी बातों को गांव-गांव पहुंचाएंगे और नए सिरे से सामाजिक न्याय के आंदोलन को फिर से गोलबंद करेंगे। क्या आप सब साथ में खड़े होंगे कि नहीं होंगे? आज इसकी जरूरत है कि नहीं? जरा आप जोर से बताइएगा। क्या हम हार मान जाएं? क्या हम थक के चूर हो जाएं कि भाई हार गए? अगर हम हार मान लेंगे तो फिर हमें हक नहीं है अंबेडकर जयंती और जगदेव बाबू के नाम को भी अपनी जुबान से लेने का। मैंने शुरू में भी बात कहा था, वही बात खत्म कर रहा हूं। किसी भी दौर को उठा के देख लेना साथियों, किसी भी दौर में लड़ाई आसान नहीं रही। कॉमरेड महानंद जी ने अभी याद किया
अभी हम पहली बार सुबोध जी आए और ये लोग सब लोग जब उधर जाते थे कार्यक्रम में तो कहानियां सुनाते थे कि गांव के गांव मारे और काटे जाते थे, शस्त्र को लेकर के खड़े होना पड़ता था तब जाकर के लड़ाई, आप बराबरी की लड़ाई, वोट डालने की लड़ाई, खटिया पर बैठने की लड़ाई, हर जगह लड़ाई लड़ी गई। लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, अब लड़ाई का तरीका बदल गया है। बैठाएगा आपको अपने बगल में खटिया पर और अच्छी खटिया पर बैठा देगा, हक अधिकार नहीं देगा, आपका वोट चुरा लेगा और आपके बच्चों को गुलाम बनाने के लिए पूंजीवाद और मनुवाद से समझौता करके आने वाले दौर की शिक्षा व्यवस्था को और तमाम चीजों को खत्म कर देगा। अगर हम ये नहीं पहचान पाए तो माफ करिए, दोषी हम होंगे, क्योंकि बुद्धिजीवी का और बौद्धिक वर्ग की जिम्मेदारी होती है कि नए दौर की नई चुनौतियों को पहचान जाए और उन चुनौतियों से लड़ने के लिए अगली पीढ़ी को कोई रास्ता बता के जाए। हम लोग किसी के लिए यहां पर बौद्धिक सम्मेलन कर रहे हैं और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी होगी, मुझे खेद है कि मैं उनको नहीं सुन पाया, तमाम लोगों ने बात रखी होगी, लेकिन मैं इसी बात से अपनी बात को समेट रहा हूं। जब पहले के पुरखों के समय लड़ाई आसान नहीं थी तो लड़ाई आज भी आसान नहीं, लेकिन हम अगर एकजुट हो जाएं, जमात में तब्दील 100 में 90 अगर इसकी बात करने लगे तो गलतियां भी कम होंगी। जैसे यादव जी लोगों की जो गलतियां होती वो गलती कम होगी। अरे भाई आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री आके गाना आपका बजा के गया, मारब सिक्सर का 6 गोली छाती में, गाना बनवाया किसी और से और नाम लगवाया यादवों का, क्योंकि भिड़ बैठ गया। गलती कहीं तो हमसे हुई होगी। आखिर कब हम बैठ करके कहेंगे कि नहीं, जहां हमारी चूक हुई उतना भी मौका नहीं देना है। अब एक और खटिया बिछाएंगे और उस खटिया पर हर कमेरा को बराबर का सम्मान देकर बैठाएंगे और अपने 2 कदम पीछे हटना हो तो हट जाएंगे, लेकिन जिनकी आबादी कम है उनको हम आगे बढ़ा करके हाथ से हाथ मिलाकर नई एकता बनाएंगे, तब जाकर के हम इस बड़ी चुनौती से लड़कर जीत पाएंगे। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को यहां पर समेट रहा हूं। एक जमाने में नारा लगा मंडल आंदोलन के दौर में, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी नारे को बदलकर सामाजिक न्याय में आग लगाने की जरूरत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। आइए हम नई जिम्मेदारी निभाना शुरू करते हैं और जहां जहां गलती हुई उसको फिर से विचारधारा पर एकता बनाते हैं। आप इतना संकल्प ले लो भाई कि मेरे परिवार का सगा भाई भी अगर आरएसएस बीजेपी में गया तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा होऊंगा। यह है जगदेव मंडल और कस्तूरी का बयान। सामाजिक न्याय की बात करने का मतलब यह होता है, यह नहीं कि जंगल में जाकर प्रचार होने लगा कि कुल्हाड़ी को वोट दे दो क्योंकि कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी भी तुम्हारी जाति की है, तो जाति देखकर खुश हो जाओ। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस चुनौती को हम पहचानेंगे और हम उसके सामने एक नई रणनीति बनाकर एकजुट होंगे तो ये जो समता अधिकार सम्मेलन, इसके ऊपर छोटे छोटे देखिए कितने मुद्दे लिखे हैं साहब। न्यायपालिका में आरक्षण, 65% आरक्षण को लागू करवाना, यूजीसी का एक्ट रेगुलेशन और एम्पावर्ड करके बनवाना, जाति जनगणना पूरे देश में अच्छे से हो उसको लागू करवाना और हर जगह प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण कहां से लागू कर पाएंगे जो मिला वही नहीं बचा पा रहे हैं। तो इसलिए बिहार से हर दौर में उम्मीद नहीं है और बिहार को फिर से खड़ा होना होगा, बिहार को फिर से संकल्प लेना होगा, बिहार को फिर से एकजुटता बनाने के लिए आगे आना होगा। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हो और आइए विचारधारा पर एकजुटता बनाएं। यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे तो सब जा रहे हैं, जगदेव बाबू तो शहादत एक बार में लेके चले गए। हमारे आज के लोग रोज तिल तिल करके मर रहे हैं, समझौतों पे मर रहे हैं। यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने की खातिर जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं समता आंदोलन इस मंच के उन तमाम अपने साथियों का इस सम्मेलन के आयोजन के लिए आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतने कम वक्त में इतना शानदार आयोजन दिया और जहानाबाद और आसपास के इलाके से आए
आप सभी बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, क्रांतिकारी साथियों का इस्तकबाल करता हूं कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। इस संघर्ष में, विचारधारा की लड़ाई में हर मोड़ पर हम आपके साथ खड़े होंगे। लड़ाई लंबी है, धैर्य के साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, इस उम्मीद के साथ जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।